बेटा फर्स्ट एक्टिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एक्टिविटी का एम हम इस तरह से लिखेंगे, टू शो दैट द लस्टर ऑफ मेटल्स गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर। यानी कि एयर में जब एक्सपोज किए जाते हैं तो कोई भी मेटल हैं उनकी सरफेस पे जो लस्टर है वो कुछ फीकी पड़ जाती है, कुछ धुंधली हो जाती है। ठीक है, इसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें एक्टिविटी में भी दिए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के पीस। ठीक है, और एक सैंड पेपर लिया है हमने। सैंड पेपर तुमने सुना होगा, जैसे एक पेपर है और उसके ऊपर एब्रेसिव सरफेस बना दी जाती है ताकि जब हम उसको किसी सरफेस से रब करें तो बहुत सारा एब्रेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा, अपीयरेंस नोट करनी है टार्निश्ड मेटल्स की। उसके बाद हम क्लीन करेंगे हर मेटल की सरफेस को बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर, और उसके बाद उसकी अपीयरेंस हम दोबारा से नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर का कोई कॉइन है तो टार्निश्ड होने के बाद इस तरह से ग्रीन कोटिंग हमें उसके ऊपर दिखाई देगी। किस चीज़ की होती है ग्रीन कोटिंग, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिक कार्बोनेट होता है ये। ठीक है, कॉपर का कार्बोनेट फॉर्म होता है। देखो बेटा यहाँ पर एक रस्टेड आयरन चेन शो की गई है, कोई आयरन चेन है और वो टार्निश हो गई है, यानी कि रस्ट लग गया है उस पर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन क्या लिखेंगे कि जो शाइनी अपीयरेंस है वो टार्निश हो जाती है धीरे धीरे जब हम किसी मेटल को एक्सपोज करते हैं एयर से और मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि उस पर क्या लग गया है, कोरोजन की प्रोसेस हुई है। ठीक है, दिस कोरोजन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन से होता है, या फिर सल्फाइड बन जाते हैं या कार्बोनेट। जैसे हमने कॉपर के केस में पढ़ा कि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, सिल्वर के केस में सल्फाइड बन जाता है, आयरन के केस में ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, बाय रबिंग एंड क्लीनिंग ये शाइनी सरफेस जो है हम रीगेन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि मेटल जब प्योर स्टेट में होते हैं दे हैव शाइनी अपीयरेंस विच इज़ कॉल्ड एज मेटेलिक लस्टर, जिसको मेटेलिक लस्टर हम कहेंगे। दिस मेटेलिक लस्टर गेट्स टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर। दिस इज वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, सेकेंड एक्टिविटी देखो बेटा, एम है टू वेरीफाई दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस। देखो एनसीईआरटी में तुम पूरी एक्टिविटी को रीड करोगे, अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठोगे और तुम्हें उस एक्टिविटी को लिखना कैसे है एग्जाम में और उसके कंक्लूजन्स कैसे लिखोगे, कैसे उसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो सब तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चन यानी कि पूरी जो एक्टिविटी रिटन फॉर्म में है एनसीईआरटी में वो तुम अपनी एनसीईआरटी बुक से रेफर करोगे। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी का एम रहेगा टू वेरीफाई दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या रहेंगे इसके लिए, एक पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यानी कि हमने डिफरेंट टाइप के मेटल्स ले लिए, उनके छोटे छोटे पीसेस, एक नाइफ ले लिया, एक पेयर ऑफ टोंग्स ले लिया। टोंग्स क्या होता है, ये एक होल्ड ऑन करने के लिए एक अपरेटस है। ठीक है, फिर हमने वॉच ग्लास ले लिया। वॉच ग्लास मैंने तुम्हें दिखाया भी था लैब में, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लास से बना हुआ जिसके बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो उसमें कैरी किया जा सके। इसी तरह से फिल्टर पेपर है फिल्टर करने के लिए। प्रोसीजर क्या रहेगा, एक शार्प नाइफ लिया और हम आयरन को कट कर देखते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम को कट करके देखते हैं स्मॉल पीसेस में, और फिर ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, फिर हम इन सब मेटल्स को हमने कट कर देखा और ऑब्जर्वेशन नोट कर ली, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंडर प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है उनको, क्योंकि
पोटेशियम और सोडियम दोनों हाईली रिएक्टिव है। मॉइस्चर जो प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएंगे और उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे, तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है। लोट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम उनको केरोसिन ऑयल के अंडर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल निकाला जिसको हमने इस तरह से केरोसिन ऑयल के अंडर स्टोर करके रखा हुआ था। हमने ग्लव्स पहने, नाइफ लिया, क्योंकि सोडियम जो है वो एब्रेसिव इफेक्ट हैंड्स पे भी प्रोड्यूस करता है, स्किन पे भी अगर टच करेगा तो, क्योंकि हमारी स्किन में भी तो मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, इसलिए ग्लव्स के साथ इसको हैंडल किया जाता है। इसमें से छोटा सा पीस निकाला और नाइफ से हमने कट कर कर देखा। यही लिखा हुआ है कि प्रेस इट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर इन ऑर्डर टू मेक इट ड्राई। कट करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं फिल्टर पेपर की फोल्ड्स के बीच में रखकर। अब पुट द ड्राइड सोडियम मेटल इन अ वॉच ग्लास में रखेंगे विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। व्हाट वी ऑब्जर्व कि मेटल्स जैसे आयरन है, कॉपर, मैग्नीशियम, इनको अगर प्रेशर के साथ कट करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करके कट करते हैं, तो ये कट नहीं हो पाते। लेकिन जो सोडियम मेटल है उसको हम इजीली कट कर सकते हैं। तो हार्डनेस का ऑर्डर अगर हम अरेंज करें तो आयरन सबसे ज़्यादा हार्ड है, उसके बाद कॉपर, देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, यानी कि सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है विच कैन बी ईजिली कट विद द नाइफ। तो कंक्लूजन क्या रहेगा, मेटल्स आर हार्ड with few exceptions like sodium and potassium which are very soft. Okay, here is the third activity बेटा। एम रहेगा टू शो दैट मेटल्स आर malleable। malleable का मतलब क्या होता है, these can be converted into thin sheets। ठीक है, materials required, आयरन पीस लिया, जिंक पीस, लेड, कॉपर, इन सब के पीसीज ले लिए, एक हैमर लिया हमने और एक ब्लॉक ऑफ आयरन लिया जिसके ऊपर हम सारे मेटल्स को रखकर और हैमर से उनको बीट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर रहेगा, टेक एन आयरन ब्लॉक एंड प्लेस एनी वन मेटल, कोई भी एक मेटल रखा इसके ऊपर, हैमर लिया, हैमर से उसको स्ट्राइक किया। ठीक है, द मेटल 4 या 5 टाइम उसको स्ट्राइक करने के बाद हम इस प्रोसीजर को हर एक मेटल के लिए रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले आयरन को स्ट्राइक किया, फिर जिंक को स्ट्राइक किया, फिर लेड, फिर कॉपर। ठीक है, सबको हैमर से स्ट्राइक करने के बाद हम नोट डाउन करेंगे जो उनकी शेप में चेंजेस आए हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब मेटल्स को हैमर किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी कहते हैं। देखो, जैसे कॉपर शीट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, आयरन शीट इस तरह से दिखाई देती है, जिंक को जब स्ट्राइक करते हैं तो इस तरह से शीट की फॉर्मेशन करता है, और लेड कुछ इस तरह से शीट फॉर्मेशन करता है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, थिन शीट्स में हैमर किए जा सकते हैं, सो दे आर मैलेबल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैलेबिलिटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा, टू शो दैट मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि दीज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहेगा, वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स हमने लिया। प्रोसीजर है, कंसीडर सम मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा, और उनको ऑब्जर्व करो लोकेलिटी में कि क्या वो वायर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास की विसिनिटी में, हमारी लोकेलिटी में हम वायर्स ऑब्जर्व करते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिसको सोल्डर वायर कहते हैं। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड विच वर ड्रॉन इनटू वायर्स इन फैक्ट्री में उनको वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, और ज्वेलरी शॉप्स में उनकी वायर्स बनाकर फिर उनको ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, सिल्वर और गोल्ड के केस में। तो कंक्लूजन है, दिस कलेक्शन शोज दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू
वायर्स। वेरी इजी है ये तो। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5। दिस इज 5th एक्टिविटी। एम रहेगा टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, एल्यूमिनियम और कॉपर रोड। क्लैंप लेंगे हम, क्लैंप क्या करेगा, उस रोड को पकड़ने के लिए, देखो यहाँ शो किया गया है क्लैंप, ठीक है। एक स्टैंड लेंगे, इस तरह से ये स्टैंड लिया है। आयरन नेल्स ली हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक नेल ये रही और एक ये रही, ठीक है। आयरन नेल्स लेंगे, वैक्स लेंगे, यहाँ पर हमने वैक्स लगाया है, ये देखो ये वैक्स की एक कवरिंग है जो आयरन नेल्स को होल्ड करेगी। बंसन बर्नर लिया है, बर्नर लिया है हमने इधर, और बर्नर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कैंडल ले सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, क्लैंप द एल्यूमिनियम और कॉपर रोड ऑन अ स्टैंड। ये स्टैंड है, ये क्लैंप है, इस पे हमने एल्यूमिनियम रोड लगा दी। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम रोड अवेलेबल नहीं है तो हम कॉपर रोड भी ले सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर वेरी गुड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। और इनका खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनकी सरफेस गर्म हो जाएगी, और लेकिन ये खुद मेल्ट नहीं होंगे बिकॉज दीज हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद बेटा हमने वैक्स का यूज़ करके कुछ आयरन नेल्स को फिक्स कर दिया इस रोड पर। देखो ये वैक्स लगाया, उसके ऊपर से आयरन नेल्स लगा दी हमने, ठीक है। और इन आयरन नेल्स को इस रोड पे फिक्स कर दिया कुछ कुछ डिस्टेंसेस पर, ठीक है। अब एक लाइटेड कैंडल ली हमने, या फिर हम एक बर्नर ले सकते हैं, उससे हमने फ्री एंड को हीट करना शुरू किया। जो भी रोड है उसके फ्री एंड को हीट करना शुरू करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ पर हॉटनेस प्रोड्यूस होगी मेटल रोड में, बर्नर की साइड पर यहाँ कुछ हॉटनेस प्रोड्यूस होगी। ये हीट ट्रैवल करती है पूरी रोड में, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मेटल अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा ना तो हीट ट्रैवल करेगी पूरी रोड में, और अगर हीट ट्रैवल करेगी तो ये वैक्स मेल्ट हो जाएगा। वैक्स अगर मेल्ट होगा तो आयरन नेल्स जो इससे चिपकी हुई थी वो फॉल डाउन करना शुरू कर देंगी, डिटैच हो जाएंगी ना इस आयरन रोड से, सॉरी एल्यूमिनियम रोड से। आयरन नेल्स डिटैच हो गई और वो फॉल करना शुरू करेंगी, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ टाइम के बाद आयरन नेल्स फॉल डाउन। द आयरन नेल नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर फॉल्स फर्स्ट। सबसे पहले वो वाली नेल फॉल करती है जो बिल्कुल पास है, क्योंकि इस तक हीट पहुंच गई है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद दूर, और सबसे लास्ट में जब ये पूरी रोड गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, तो तब जाकर सबसे लास्ट वाली नेल जो है वो फॉल करेगी। एंड द वन विच इज़ फार अपार्ट फॉल्स आफ्टर सम टाइम। On heating this metal rod for long time it does not melt, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा, अगर हम मेटल रोड को बहुत लंबे समय तक हीट करते रहेंगे तो मेटल रोड फॉल नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो कंक्लूजन है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स।